हेलो दोस्तों, मैं लिपुन स्वागत करता हूं डिजिटल पाठशाला एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हम राष्ट्रीय प्रतीक के क्लास कर रहे थे, तो आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूं। और फर्स्ट पार्ट जिस भी दोस्त ने नहीं देखा है तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय चिन्ह। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दोस्तों? वो है अशोक स्तंभ। क्या है दोस्तों? अशोक स्तंभ। तो अशोक स्तंभ जो है हमारा राष्ट्रीय स्तंभ है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। अशोक स्तंभ में 4 सिंह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी के नीचे एक चक्र तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर एक घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो इस फोटो में आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे घोड़ा है, ठीक। तो इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मगर आप देख सकते हैं, ठीक है। मोबाइल से या नेट से डाउनलोड करके इसका छवि को आप अच्छे से देख सकते हैं। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, जो यहाँ पे ना सत्यमेव जयते लिखा होता है, ठीक है, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन में ये भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि बताइएगा। जिसे मुंडोक उपनिषद से लिया गया। तो कहाँ से लिया गया है? मुंडोक उपनिषद, जो हमारा उपनिषद है, कितने सारे उपनिषद हैं, उनमें से मुंडोक उपनिषद से ये जो सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है, ठीक है। इसका जो अर्थ है क्या है कि सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति और परिश्रम और गतिशीलता के घोतक है। जैसे कि हम इससे पहले क्लास में हम पढ़ रहे थे कि जो नेशनल फ्लैग है उसके हर एक कलर, हर एक सिंबल किस किस का प्रतीक है, ठीक उसी तरह जो अशोक स्तंभ में है जो घोड़ा है, क्या है, जो पशुओं में जो घोड़ा है वो अदम्य शक्ति और परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक है, ठीक है। सेकंड बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए जो पशुओं में सिंह, वो किसका प्रतीक है? वो साहस का प्रतीक है। शौर्य, साहस, शौर्य एवं निर्भीकता, मतलब किसी को डरे ना, उसका प्रतीक है। क्या है? सिंह, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, घोतक है, वह प्रतीक है, आप जो कुछ भी समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे जो राष्ट्रीय जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, वो क्या है? कैलेंडर है। राष्ट्रीय जो पंचांग है वो क्या है दोस्तों? वो कैलेंडर है, ठीक है। तो सरकारी काम काज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना चैत्र अंग्रेजी ग्रेगोरियन कैलेंडर के 22 मार्च को तारीख से आरंभ होता है। अंतिम महीना फाल्गुन है, ठीक है। राष्ट्रीय पंचांग क्रमशः 12 माह के होते हैं। क्या क्या है दोस्तों? देखो, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रव, आश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, मार्गशीर्ष और फाल्गुन। एक संवत 78 ईसा में शुरू हुआ था। ये जो शक संवत 78 ईसा में शुरू हुआ था, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, हिस्ट्री का भी क्लास में इसी तरह लेके आऊँगा। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, एक किताब का बुक से कोई पेज लेके आ जाते हैं और ऐसे पढ़ाते। दोस्तों मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आपके लिए फिर कोई बढ़िया सी किताब से या नेट से लाऊं, टाइप करूं, फिर उसको आपको समझाऊं, उसको दिखा दिखा के पढ़ाऊं। तो उससे अच्छा मेरे पास बुक है, जो अच्छे बुक है, वो आपके समक्ष में ला रहा हूँ, ठीक है। तो आप पढ़िए। और मैं दोस्तों ये नहीं कि आप ही एग्जाम दे रहे हो, मैं भी एग्जाम दे रहा हूँ। ये नहीं कि मैं कोई टीचर हूँ, सिर्फ मेरा काम ये है कि मैं जो कंटेंट मेरे को अच्छा लगता है, मैं वो चाहता हूँ कि इससे मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपको भी थोड़ा बहुत लाभ पहुँच सके, ठीक है। मेरा यही मकसद है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट जो हम पढ़ें वो क्या, किसके बारे में पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में, ठीक है। राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में, इसमें तो सबको पता है, हमारा जो नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, ठीक है। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं, विस्तार रूप से जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टाइग्रिस लिनायस्क है, जो पीले रंग और धारीदार लोम चर्म वाला एक पशु है।
इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया और इसको अपने जो शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव हासिल हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट बात करें तो देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान को शेर मसूर भी कहा जाता था, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में भी अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं और जिनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है। भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु व नेशनल एनिमल का दर्जा से वापस ले लिया गया। क्यों ले लिया? क्योंकि सिंह जो है वो सारा भारत में दिखाई नहीं देते हैं, सिर्फ गुजरात में दिखाई देते हैं। इसलिए पहले सिंह ही हमारा नेशनल एनिमल था, मगर इसको जो कब तक 1967 तक भारत का जो नेशनल एनिमल वो सिंह था। ठीक है, अभी जो है उसके बाद 1967 के बाद टाइगर को अपनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय पक्षी मयूर के बारे में। सबको पता है पिकॉक जो है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और इसके बारे में हम विस्तार रूप से चलिए जानते हैं। भारत सरकार ने 1963 ईसा में मयूर व पाबोफिक्सस को राष्ट्रीय, ये साइंटिफिक नाम है मयूर का, आप सोचते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। हंस के आकार के इस रंग बिरंगी पक्षी की गर्दन लंबी, आंख के नीचे सफेद निशान और सिर पर पंख के आकार की फलंगी होती है और मादा मयूर का रंग भूरा होता है और मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। और नर मयूर, नर मतलब मेल मयूर, मेल जो होता है वो अत्यधिक सुंदर होता है। ठीक है, तो नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षण दृश्य पैदा करता है, बहुत ही सुंदर दिखता है। तो भारतीय वन प्रणाली सुरक्षा अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। सिकंदर महान मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले गए थे। ठीक है, भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। भारत से पूर्व मतलब भारत जब घोषित किया उससे पहले म्यांमार भी मयूर को अपना राष्ट्रीय पक्षी के रूप में घोषित कर चुका था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानूनन अपराध घोषित किया है। इसको आप मार नहीं सकते। ठीक है, ये कानूनन अपराध माना जाएगा इसको अगर आप मारते हो तो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बात करें। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्यम का वाहन है, जो कार्तिकेय हम बोलते हैं, शिव जी का पुत्र। मोर के सुंदरता के प्रभावित होकर 331 ईसा पूर्व में सिकंदर महान मोर को यूरोप ले गया था। ठीक है, सिकंदर महान भी अपने साथ यूरोप ले गए थे। ठीक है, राष्ट्रीय पुष्प की बात करते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों? कमल है। क्या है? लोटस। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोटस बोलते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल निलंबो मनीषिया गार्डन, ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, याद रखें। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता रहा है। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण से मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है, मतलब इस कमल के ऊपर वो बैठे हुए होते हैं। ठीक है, 3 राज्य हरियाणा, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक का राज्य पुष्प भी कमल है। कमल वियतनाम, मकाऊ और मिस्र का भी राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, ये भी याद रखें साथ साथ। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में। तो राष्ट्रीय वृक्ष क्या है दोस्तों? बरगद। क्या है? बरगद। सब देखे होंगे बरगद को। ठीक है, तो बरगद जो है राष्ट्रीय वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फाइनस बेंगालेसिस है। ये एक बहुवर्षीय विशाल, घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है
और ये हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है, पूजा भी होती है। ठीक है, इसकी शाखाएं दूर दूर तक कई एकड़ क्षेत्र में फैली हुई होती हैं। ठीक है, बहुत लंबा देर तक ये मतलब है, बहुत पुराना पुराना बरगद का पेड़ भी आप अपने गांव में देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसके बारे में और भी जानकारी जानते हैं। तो जनवरी से मार्च तक का समय बरगद का पुष्पकाल है। यहाँ पे फूल आते हैं। और बरगद जितने गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती, मतलब मजबूत जड़ जो होता है वो और किसी वृक्ष में नहीं होती। ये वृक्ष रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। ये वृक्ष रात में भी, आप साइंस में पढ़े होंगे कि रात जो वृक्ष होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में ऑक्सीजन लेते हैं, मगर ये वृक्ष जो है वो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय फल आम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय फल आम के बारे में। राष्ट्रीय फल आम मैंगो, भारत का राष्ट्रीय फल आम मैनिफेरा इंडिका, ये भी साइंटिफिक नाम है। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों को छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाते हैं। आम में विटामिन ए और सी और जी प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। भारत में आम को फलों का राजा भी माना जाता है। फलों का राजा आम को माना जाता है। वेदों में आम को विलासिता के प्रतीक माना गया है और आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। 4000 वर्ष पूर्व भारत में ही सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। 4000 वर्ष पहले भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। एलोरा गुम्फाओं में जैन धर्म की देवी अंबिका का आसन आम के वृक्ष के नीचे दर्शाया गया है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ और कितना रह गया है, नहीं तो एक नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, अभी राष्ट्रीय खेल रह गया, उसके बाद राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन, उसके बाद रह गया राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय प्रतीक, बस यही है ना। तो इसको दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन? अगर थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।